नमस्कार मित्रों, बीटीएन समाचार में आपका स्वागत है। हमने जो मुहिम शुरू की हुई है प्रत्याशियों का विजन जानने के लिए, उनके साथ चूँकि समय का अभाव होता है तो चलती हुई गाड़ी में डॉक्टर साहब आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, चुनावी मैदान में आप कूद गए हैं, क्या मुद्दे होंगे उतरौला विधानसभा के लिए? देखिए, उतरौला विधानसभा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हमारे पास हैं। पहली बात तो ये है कि बजाज चीनी मिल जो है गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं करती है। वो हम जो है अगर विधायक बन गए तो इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर बजाज को चीनी मिल को पैसा किसानों को पेमेंट करना पड़ेगा। 2-2 साल जो पैसा रोके रहते हैं वो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारी कोतवाली जो उतरौला की, उसमें वो बहुत महंगी बिकती है कोतवाली, इसलिए कि वहाँ सबसे ज़्यादा रिश्वत ली जाती है और सबसे ज़्यादा वो दलाली का अड्डा बना हुआ है। तो हम वहाँ की कोतवाली को हम चाहेंगे कि साफ़ सुथरी हो जाए हमारी उतरौला की कोतवाली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मुद्दे हो गए। अगर हम राजनीतिक बात करें, समाजवादी पार्टी ने जो है हसीब खान को मैदान में भेज दिया है। हाँ। और उनके बारे में चर्चा ये है कि वो पैसे से चुनाव को प्रभावित करते हैं। जी। और आप अलीगढ़ से निकले हुए एक क्रांतिकारी नेता हैं, तो क्या लगता है क्रांतिकारी विजन चलेगा कि जो है पैसा चलेगा चुनाव में? क्रांतिकारी विजन चलेगा। अच्छा। हसीब खान ने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, वो खर रहे हैं। हाँ। लेकिन परसेप्शन उनका बिल्कुल ये है कि वो 4-5वें स्थान पे हैं बलरामपुर में। अच्छा। क्योंकि वहाँ के बहुत सारे जो समाजवादी के नेता थे जी। और बहुत सालों से वो संघर्ष कर रहे थे पार्टी में और उन्होंने झंडा डंडा ढोया था, उन सब को नज़रअंदाज करके अखिलेश ने सिर्फ पैसे की बुनियाद पर पैसे लेके एक आदमी को टिकट भेज दिया जिसने कभी उतरौला का मुंह नहीं देखा था, जिसको उतरौला के लोग जानते नहीं थे। तो ये तो अपमान किया अपने ही नेताओं का अखिलेश यादव ने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आरोप जो आपके ऊपर लगता आता रहता है कि आप जो है एक डॉक्टर हैं। हाँ। मतलब आप एक क्रीमी लेयर समाज से आते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात होती है तो आप पीस पार्टी ज्वाइन करते हैं, मीम पार्टी में रहते हैं, एक विशेष विचारधारा वाली पार्टी में क्यों रहते हैं आप? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखिए, भारत का संविधान कहता है और भारत की हमारा मजहब भी कहता है कि जो कमज़ोर और पिछड़े लोग हैं उनकी मदद की जाए। जब हम हिंदुस्तान में देखते हैं तो सारे कमज़ोर और दलित और पिछड़े और सवर्ण भी गरीब हैं अगर, तो उनको भी हम मदद करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि जो देश की राजनीति में सिर्फ वोट की राजनीति की जाती है, बाकी छलावा है। लेकिन पिछड़ों में अगर हम देखते हैं तो रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमानों की हालत दलितों से ज़्यादा गई गुजरी। तो इसलिए हम मुसलमानों के साथ साथ कमज़ोरों की लड़ाई हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं और उसके लिए जो पार्टियां हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने पिछला चुनाव लड़ा था पीस पार्टी से जी, उस समय आपके पास कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था, लेकिन वो बहुत बेहतरीन वोट बैंक के साथ आप चुनाव लड़े थे, एक अच्छा वोट बैंक निकला था। इस बार तो आपके पास जो है मोदी को फेस करने वाले ओवैसी साहब हैं, क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार इंशाल्लाह हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि आज ओवैसी साहब का जो चेहरा है, ओवैसी साहब की जो विचारधारा है वो घर घर तक पहुंच चुकी है, लोगों के दिलों में मौजूद है और वो आपको एक तरह से अंडर करंट है असदुद्दीन ओवैसी का उतरौला विधानसभा में। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखिएगा कि कम से कम 20,000 से MIM पार्टी आगे रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन जब बात डॉक्टर साहब जो है राजनीति की होगी तो एक आरोप आपके ऊपर और लगता है कि जैसे कोई कोई घटना होती है तो उसमें आप एक विशेष धर्म का ही क्यों बात करते हैं? जैसे अगर हिजाब की जो घटना हुई कर्नाटक की, तो वो एक अनुशासन का मामला है, विद्यालय का मामला है, बच्चों के भविष्य का मामला है, लेकिन आप खुले तौर पे समर्थन कर रहे हैं ओवैसी का। देखिए, समर्थन ओवैसी का नहीं कर रहे हैं। हाँ। उस बच्ची की हिम्मत का कर रहे हैं और उसके अपने अधिकारों के लिए जिस तरह से उसने लड़ा है 50 गुंडों के सामने, 50 गीदड़ों के सामने, एक शेरनी की तरह जिस तरह से उस मुद्दे पर लड़ी है, उसकी हम तारीफ करते हैं। और रहा जहाँ तक कि ड्रेस कोड का मामला, क्या किसी सरदार की पगड़ी आप उतरवा सकते हो? अगर ड्रेस कोड है आपका तो क्या आप टर्बन बताते हो कि टर्बन बांधना होगा? तो क्या किसी सरदार की पगड़ी आप उतार सकते हो? अगर सरदार की पगड़ी आप नहीं उतार सकते हो तो फिर मुस्लिम लड़कियों का नकाब क्यों उतारने तुले हो? और अगर आपने नकाब उतारने की कोशिश की तो पूरी दुनिया में आप बेनकाब हो गए। एक लड़की ने एक विचारधारा को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, जो है एक सवाल मेरा आपसे और है कि जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का आरोप है कि भाई
देश में लोकतंत्र है, कोई किसी का भी समर्थन कर सकता है, लेकिन आपकी पार्टी के लोग उन्हें जुम्मन कह के चिढ़ाते हैं, ये क्या तरीका है? नहीं, जुम्मन तो अब कहना हम लोगों के यहाँ पार्टी में बैन हो गया है। अच्छा, है ना। अब तो हम दल्ले भी नहीं कहेंगे, अच्छा, जुम्मन भी नहीं कहेंगे, हाँ। दरी बिछाओ गैंग भी नहीं कहेंगे उनको, हाँ। बल्कि आज उनका नाम हमारी विधानसभा में बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं, रिचार्ज बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं। अच्छा। तो उन लोगों को हम लोग रिचार्ज कह रहे हैं। अच्छा, नया नाम आपने दिया, रिचार्ज। रिचार्ज, जो रिचार्ज हो जाते हैं वो उनकी बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चुनावी मैदान में तो प्रत्याशी होते हैं, लेकिन आप लोग बीजेपी पे ज़्यादा अटैक करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बीजेपी जो है, सबसे बड़ी बात है कि इस देश की व्यवस्था को ही चौपट करने पे तुली हुई है और इस देश में हिंदू मुसलमान के दिलों में नफरत पैदा करने पे तुली हुई है। तो इसलिए बीजेपी जो जहर बो रही है, उसका फल अगर निकला 10-20 साल बाद तो वो बहुत ही कड़वा होगा और बहुत ही जहरीला होगा। अच्छा, अब जो विरोधी जो ये लगातार आप पे हमला कर रहे हैं कि जो है ये वैसी जो है बीजेपी की बी टीम है, हसीब खान ने भी हमला बोला, क्या जवाब देंगे उनको आप? देखिए, बी टीम हम कहाँ से हैं? बी टीम हम कहीं से नहीं है और इस बात को हसीब खान खुद समझ लें और कांग्रेस के प्रत्याशी समझ लें कि जब कोई मैच होता है तो सेमीफाइनल तक 4 टीमें जाती हैं, एक ए जाती है, एक बी जाती है, एक सी जाती है, एक डी जाती है। तो इस वक्त जो है ये और बी टीम की लड़ाई है, सी और डी तो लड़ाई से बाहर। सी और डी कौन है? अरे सी और डी कांग्रेस है और बहुजन है, बीजेपी है। अच्छा। वो सी और डी ये है, क्या नाम है, क्या कांग्रेस है और समाजवादी। बसपा के बारे में कुछ नहीं बोल। अच्छा, बसपा के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप चुनावी क्षेत्र में जाते हैं तो आपने अपनी राजनीति शुरू की अलीगढ़ विश्वविद्यालय से, आपने छात्र की राजनीति से एंट्री किया। हाँ। और अब यहाँ आके फंस गए हैं जहाँ पे जातिवादता है, धर्मवादता है, कैसी चुनौती को फेस करते होंगे? देखिए, आप चुनौती फेस करना हम बचपन से ही हमारे लिए एक तरह से चैलेंज बन जाता है और एक हौसला है मेरे अंदर कि हम चुनौती को ही स्वीकार करते हैं। वल्लभ बलरामपुर जैसे ज़िले में जहाँ माफियाओं का, जहाँ गुंडों का, जहाँ दबदबा हो और इसमें जहाँ दर्जनों हिंदू मुसलमान का मर्डर हुआ हो, उनके बीच में खड़े होकर राजनीति करना, उनको खुलेआम चुनौती देना, ये हमारा शौक़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी पे एक सवाल बनता है कि जो धन और बल की राजनीति होती है, हाँ। तो उसके बीच में क्या लगता है कि एक शरीफ डॉक्टर अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएगा? बिल्कुल इस्टेब्लिश कर लिया यार। अच्छा, कर लिया। हाँ, हमारे बनाए हुए चेयरमैन हैं इस वक्त। अच्छा। हमारे बनाए हुए, हमारे झंडे के नीचे रिजवान ज़हीर आए, हमारे झंडे के नीचे जो है कमाल यूसुफ मलिक आए, इस वक्त फिर हमारे झंडे के नीचे कमाल यूसुफ मलिक साहब खड़े हुए हैं, इस वक्त हमारे झंडे के नीचे अतीक भाई खड़े हुए हैं। तो ये बताओ कि एक आदमी उत्तर प्रदेश में आया नया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के, और उसने बड़े बड़े सूरमाओं को, अखिलेश सिंह आए वहाँ उसमें क्या नाम है, रायबरेली से, तो बड़े बड़े सूरमाओं ने जिस आदमी को नेता माना, जिस आदमी का जिंदाबाद का नारा लगाया, वो कम है। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ इतना है कि हमारी कौम हमको एक बार सदन में भेज दे, फिर आप देखिएगा कि हम क्या करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें उतरौला की जो है, तो डॉक्टर साहब उतरौला एक मुस्लिम बहुल विधानसभा कहा जाता है जी, लेकिन जो है शिक्षा कम है, जागरूकता कम है, तो ऐसे में लगता नहीं कि जो बाकी पार्टियां हैं वो आपके वोट बैंक में सेल लगा देंगी? देखिए, बाकी पार्टियां के नेता जो हैं खुद ही शिक्षित नहीं। अच्छा, है ना, तो शिक्षा के वो महत्व को ही नहीं समझते हैं। हाँ। किसी का बैकग्राउंड कुछ है, किसी का बैकग्राउंड कोई ईंटा बेच के आया है, कोई जो है गुंडागर्दी करके आया है, कोई जो है गबन करके आया है बम्बई से। तो मैं जो हूँ डॉक्टर मन्नान हूँ, अगर कोई शिक्षा के मामले में बात करेगा उतरौला विधानसभा में, तो अपने लड़के को लोग डॉक्टर मन्नान बनाने की कोशिश करेगा कि ये जो बाकी कैंडिडेट हैं धनबल माफिया वाले, वो बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि जितने भी लोग हैं वो डॉक्टर मन्नान को आइडियल मान के अपने बेटे को डॉक्टर मन्नान बनाने की कोशिश करेंगे, उसको MBBS कराएंगे, MS कराएंगे, ना कि बाकी प्रत्याशियों का जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके हाई स्कूल या BA की डिग्रियों पर ले जाएंगे कि हमारा बेटा BA करके और गुंडागर्दी करके राजनीति में। अच्छा सर, एक आरोप आप लोगों के ऊपर और लगता है, आपकी पार्टी के ऊपर लगता है कि जिस तरह से RSS जो है हिंदुओं में एक जो है बीज बोती है, उसी तरह से वैसी भी जो है
आरएसएस की विचारधारा को मतलब मुस्लिमों को जो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, जिन्ना बनना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं? नहीं, ये बात नहीं। हाँ। बात यह है कि इस देश की राजनीति में इस वक्त सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की लड़ाई। अच्छा। तो हार्ड हिंदुत्व तो बीजेपी ने ले लिया है। अच्छा। सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने और अखिलेश ने ले लिया है, मायावती ने ले लिया है। तो अब हार्ड हिंदुत्व सॉफ्ट हिंदुत्व की लड़ाई में अगर कोई मोदी को खुलेआम चुनौती देता है, हेड ऑन कोलिजन लेता है, तो वो है असदुद्दीन ओवैसी, जो सेकुलरिज्म का प्रतीक है, जो संविधान रक्षक है। अब आज की तारीख में चूंकि ये लोग बुजदिल हैं, अखिलेश बुजदिल हैं, मायावती बुजदिल हैं, सोनिया और राहुल बुजदिल हैं, इसलिए जो आदमी बहादुरी से फेस करता है मोदी को, उसको बता दिया जाता है कि ये हार्ड कोरर हैं, ये जो है रेडिकलाइज कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें पूर्व में आंदोलनों की, तो एनआरसी और सीए के आंदोलन में भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, तो क्या लगता है उतरौला में ये मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, क्यों नहीं रहेगा। सीए और एनआरसी तो उतरौला में ज़बरदस्त मुद्दा है ना, क्योंकि सीए एनआरसी पर या तो हमारा लीडर बोला या हम बोले। बाकी उतरौला में कोई भी लीडर ऐसा नहीं है कि जो सीए एनआरसी पे तकरीर किए हुए। एक अशफाक भाई हैं बलरामपुर में, पूर्व विधायक, या तो उन्होंने इस पे स्टैंड लिया था या मैंने स्टैंड लिया था, और बताओ कौन आया था। अच्छा डॉक्टर साहब, ओवैसी को लेकर एक सवाल और है कि अभी ओवैसी के ऊपर एक हमला हुआ। हाँ। हमले में जो लोग, जिन लोगों की भूमिका आई, वो एक विशेष पार्टी के लोग आए, लेकिन डॉक्टर साहब इसके बावजूद भी जो है मुस्लिमों में इस बात का अफवाह फैला जा रहा है कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है, जबकि हमले में जो नाम आ रहा है वो भाजपा के लोगों का आ रहा है। देखिए, वो रिचार्ज लोग हैं। अच्छा। जिसको कांग्रेस और समाजवादी के लोग रिचार्ज कर देते हैं, हाँ। वो बेचारे अपने जेब और पेट के लिए ये सब बातें बोलते हैं। हाँ। आम मुसलमान जो है वो अब ओवैसी को अपने दिल में बसाए हुए, इंशाल्लाह वो जीते, वो इसी को जिताएगा। वही मैं कह रहा था आपसे कि अंडर करंट एक चल रही है कौम के अंदर कि वो इसी के लिए वो अपने दिल में वो इसी को बिठाए हुए। अच्छा डॉक्टर, एक सवाल और है कि हम देख रहे हैं कि भारत की राजनीति में मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ाने के लिए लगातार कई लोगों ने संघर्ष किया। डॉक्टर अयूब साहब ने भी संघर्ष किया, आपने उनका साथ दिया, तो उस समय लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के आदमी हैं, तो बेचारे उन्होंने जेल भी काटा और उनकी लीडरशिप को दबा दी गई। अब वैसे ही निकल रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ये मुस्लिम लीडरशिप उभर क्यों नहीं पाती, आखिर क्या कारण है इसमें? असल में मुस्लिम लीडरशिप के रास्ते में जो रोड़ा पड़ते हैं जी, वो समाजवादी, कांग्रेस, बसपा जैसे लोग हैं, तो वो कुछ ऐसे नेताओं को उतार देते हैं जिनको हम रिचार्ज कहते हैं। अच्छा। ठीक है। अच्छा। उनको रिचार्ज कर दिया जाता है और वो बोलना शुरू कर देते हैं ओवैसी के खिलाफ। अच्छा। तो ये विडम्बना है हमारे कौम में। अच्छा। कि बहुत सारे दलाल हमारे यहाँ हैं जो ओवैसी को और डॉक्टर अयूब को या डॉक्टर मसूद को या डॉक्टर फरीदी को, इनको हमेशा से ये बुरा भला कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप मंच पे होते हैं तो आप दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन ओवैसी साहब तो कहते हैं कि हमें उप मुख्यमंत्री मुसलमान चाहिए। अरे भाई, तो अगर ऐसा है कि अगर दलित मुख्यमंत्री बन चुका, अगर पंडित मुख्यमंत्री बन चुका, अगर यादव मुख्यमंत्री बन चुका, अगर हर जात धर्म का आदमी मुख्यमंत्री बन चुका, अगर मौर्य उप मुख्यमंत्री बन चुके, अगर शर्मा उप मुख्यमंत्री बन चुके, तो 20% आबादी का आदमी क्या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? आखिर इससे आपको चिढ़ क्या है? कौन सा इतना बड़ा पावर उप मुख्यमंत्री के पास है जिसके लिए आपको इतनी परेशानी हो रही है? आप 4% जाट वाले उसको बनाने जा रहे हो, जैन चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हो, और 20% वाले मुस्लिम को आप उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं तैयार हो। सिंबॉलिक तौर पर सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए उप मुख्यमंत्री कह दिया, लेकिन वो भी देने के लिए नहीं तैयार। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ओवैसी जो बयान देते हैं कि जो है हमको पुलिस दे दिया, हमको अगर मतलब ओवैसी के लोग, आपकी पार्टी के जो एक बयान दिया था कि अगर कुछ समय के लिए पुलिस हटा दिया जाए तो हम भारी पड़ जाएंगे, इसको आप सही मानते हैं क्या? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा होता है कि हमेशा जब दंगा होता है तो पीएसी और पुलिस का रोल जो है खास करके अल्पसंख्यकों मुसलमानों के लिए बहुत बुरा होता है। अच्छा। आप समझ रहे हैं? अच्छा। अच्छा। तो उसके कहने का मतलब ये था कि भाई ये पुलिस अगर हटा ली जाए तो फैसला हो। अगर ये पुलिस मिलके ही हमको मार रही है दंगे में, अच्छा, जैसे पुलिस और पीएससी दंगे में हमें मार रही है, जैसे ये 89 का उत्तर प्रदेश में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में योगी बाबा ने 22 लोगों को गोली मरवा दी। अच्छा। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जब राम जन्म बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी तो कहा गया था कि इतने मीटर के प्रीमिसेस में किसी की एंट्री नहीं है, जो एंट्री करेगा उसको गोली मार दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन उस वक्त गोली नहीं चलाई गई जब बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी। अच्छा। और सीएनआरसी में बेचारे निहत्थे लोगों ने, जिन्होंने आंदोलन किया, उनको 22 लोगों को गोली मार दिया गया।
अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आखिरी संदेश क्या देंगे उतरौला की जनता को आप? उतरौला की जनता को हम देंगे संदेश कि आज की तारीख में दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो और मुसलमान हो, सब के सब मिलकर हमें जिताएं। इंशाअल्लाह हमारे पास एक विज़न है जो उतरौला के विकास के लिए, उतरौला की शिक्षा के लिए, उतरौला के स्वास्थ्य के लिए, उतरौला के सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए इंशाअल्लाह हम लागू करेंगे। धन्यवाद। तो ये डॉक्टर मन्नान साहब थे जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की क्रांतिकारी सभा से निकले हुए थे, और उनका कहना है कि इस बार क्रांति की ज्वाला उतरौला में चलेगी। जो है कोई पैसा या कोई धन या बल, इसका प्रभाव उतरौला में नहीं चलेगा। धन्यवाद।